नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश स्पष्ट के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से और जानेंगे चुनाव का क्या है हाल, क्या है इरादे। स्वागत है आपका। धन्यवाद। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ऐसी शख्सियत जो लगातार चुनावी रणनीति और उसके लिहाज से एक अहम किरदार रही है हरियाणा की राजनीति में। जिस तरीके से लगातार 2 बार उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री कामकाज किया है, उसकी अग्नि परीक्षा एक बार फिर सामने है, क्योंकि चुनावी मुकाबला और इस चुनावी मुकाबले को एक बार फिर एक तरफा बनाने के लिए वो पूरी कोशिश करेंगे इस चुनावी मुकाबले के दौरान, क्योंकि चुनावी मुकाबला बड़ा है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, बीजेपी के खिलाफ माहौल, उसको भुनाने की पूरी कोशिश रहेगी। तो इन्हीं तमाम सवालों से रूबरू होते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। हुड्डा जी, ऐसे वक्त आपसे बातचीत हो रही है जब हरियाणा का चुनावी मुकाबला चल रहा है, क्या वादे क्या इरादे करेंगे आप जनता से? देखिए, मैं सारे हरियाणा में घूम रहा हूँ। हरियाणा में 36 बरादरी मन बना चुकी है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनाएगी। जिस हिसाब से जन समर्थन मिल रहा है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ, कहीं भी चले जाएं, शहर हो, गांव हो, कहीं किसी सारे हल्कों में घूमा मैं, और जो आज दिख रहा है उस हिसाब से साफ लगता है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी। वो क्या सबसे बड़े फैक्टर हैं जो कांग्रेस के पक्ष में देख रहे हैं आप? जमीन पर क्या हालात देख रहे हैं आप? इसकी मौजूदा सरकार की विफलताएं और कांग्रेस की जो 2005 से 14 तक की उपलब्धियां थी और इनकी विफलताएं लोगों ने तोल के देख लिया कि 10 साल में जो 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी, उस समय प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल खिलाड़ी में हरियाणा नंबर 1 था। आज किस चीज़ में नंबर 1 है? आज नंबर 1 है बेरोजगारी में, महंगाई में, कानून व्यवस्था चरमाई हुई है। सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स में हरियाणा को असुरक्षित बताया हुआ है और हमारी पहलवान बेटियों को अब तक न्याय नहीं मिला। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो जनता के बीच एड्रेस कर रही हैं। आप जब ज़मीन पर कनेक्ट कर रहे हैं, पुरानी बातें यहाँ पर अगर देखें, पुराने शासन की बातें करें, आपका 10 साल का अनुभव, ये कितना मददगार होगा इस पारी के लिए अगर आप इस चुनावी मुकाबले की बात करें? नहीं, कांग्रेस पार्टी का है उनको, तो कांग्रेस पार्टी जो है जनहित के फैसले लेती रहती है और विकास कराया। हरियाणा को कहाँ से कहाँ ले गई कांग्रेस की सरकार रही 2005 से 2014 तक। कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया रही। अब यहाँ तो रोज़ 10 साल हो गए, रोज़ ही सुनते हैं सरपंचों को ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, ये आपने जो कर्मचारियों पे कर दिया, किसानों पे कर दिया, रोज़ ही देख रहे हैं। आपने देखा किसान 1 साल तक बैठे रहे हैं। 3 कानून जो लेके आए थे, किसानों ने कहा भाई ये कानून ठीक नहीं है। 1 साल में मजबूर किया, जब 750 किसानों की कुर्बानी हुई, बेहदी हुई, जब मजबूरन वापस लेना पड़ा। इस वास्ते हर वर्ग, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे शहरी है, चाहे ग्रामीण है, इस सरकार से विमुख हो चुका। नेता विपक्ष होने के नाते आपने तमाम मुद्दों को तवज्जो दी है, किसानों के मुद्दों को उठाया है भरपूर तरीके से। एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट, ये तमाम मुद्दे हमने देखे हैं इस दौरान। वो किसानों के पक्ष में वो सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा मानते हैं आप जो इस चुनाव का रुख बदल सकता है? नहीं, जो कांग्रेस ने रायपुर सेशन हुआ था, वहाँ कहा था कि एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाए और वो एमएसपी के जो आंकलन जो है, मूल्य जो तय की जाए, वो स्वामीनाथन के C2 फार्मूले पे किया जाए। और जब वर्किंग ग्रुप का चेयरमैन था मैं, उस टाइम भी यही रिकमेंडेशन थी मेरी, और कई रिकमेंडेशन मानी गई। जैसे 4% जो फसली ऋण है उसका ब्याज कोऑपरेटिव बैंक के 12% लगते थे, तो 4% से ज़्यादा कोई नहीं ले सकता जो समय पे जो किसान दे रहा है। तो इस वास्ते बहुत सारे मुद्दे हैं किसान के लिए। किसान की आय हो, आज तो किसान की आय नहीं है, लागत ज़्यादा है, आमदनी कम है, तो इस वास्ते कर्जे में डूबता जा रहा है। लेकिन राज्य सरकार कहती है किसानों के लिए बहुत काम किया है, उन्होंने एमएसपी गारंटी भी देने का वादा किया, उन्होंने कई फसलों पर ऐलान किया। नायब से गारंटी कहाँ दे रहे हैं? गारंटी दे, एमएसपी तो मिलती नहीं। ऐलान करना एक अलग बात है और हकीकत मतलब एक बात है। कभी एमएसपी मिलती नहीं, खरीद देर में होगी, जब सस्ती बिक जाएगी जब ये एमएसपी लागू करेंगे, तो इस वास्ते किसान परेशान है। आप नंबर 1 हरियाणा की बात करते हैं, आज नंबर 1 हरियाणा किस चीज़ में है? बेरोजगारी में, महंगाई में
अपराध में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और जो था विकास जो था वो रुका पड़ा है, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। आप किधर ही निकल जाओ, देखो ये तो हम सुनते थे भाई सड़कों में गड्ढे हो गए, पर यहाँ तो गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ रही है। ये परिस्थिति होगी, और कर्जे में मतलब इन 10 साल में इन्होंने कोई तो 1 यूनिट बिजली नहीं पैदा करी। हमने 4 थर्मल पावर प्लांट लगाए, 1 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया, 81 किलोमीटर मेट्रो बनाई। इन्होंने 1 मेट्रो का पोल नहीं लगाया। 200-250 किलोमीटर रेलवे लाइन सैंक्शन कराई या बनाई, इन्होंने 1 इंच नहीं बढ़ाई। कोई भी तो काम बताएं, कोई बड़ी संस्था नहीं लेके आए, कर्जा बढ़ा रहे हैं, काम किया। 4 पावर प्लांट लाए, जब तो हमारे प्रदेश में कुल 70,000 करोड़ कर्जा था, आज 24 में हो गया 66 से लेकर 2014 तक कुल कर्ज हरियाणा पे 70,000 करोड़ था, आज 4.5 लाख करोड़ हो गया। आप युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, या फिर पहलवानों की बात हो, उनके सम्मान की बात, पहलवानों के सम्मान की बात हो, आंदोलन को लेकर विनेश फोगाट को टिकट भी दिया गया, बजरंग पूनिया पार्टी में आए, क्या माहौल बदलेंगे मुद्दे? नहीं, माहौल बदलेंगे नहीं। विनेश फोगाट को जो टिकट दिया गया वो क्योंकि सिल्वर मेडल तो हो गया था उनका, गोल्ड मेडल से वंचित रहेगी, हालांकि वो उसकी हकदार थी, किसी वजह से, चलो उसकी डिटेल में जाता, लेकिन वो हताश हो गई थी। हताश हुई जब मैंने देखा, उस समय मैंने एक बयान भी दिया, मैंने अपील भी की भारतीय जनता पार्टी सरकार को, भाई इनको राज्यसभा में नॉमिनेट कर दो। और मैंने ये कहा भाई हमारी मेजोरिटी नहीं है, MLA नहीं है हमारा, राज्यसभा में भेजते। खैर वो जब आई तो मैंने ये कहा हताश होने की जरूरत नहीं है, तो लेकिन वो काफ़ी हताश थी। तो मैंने कहा भाई रास्ता फिर आप चुनो। फिर बजरंग और विनेश राहुल जी को मिले, वहाँ से बात हुई, उन्होंने पूछा, फिर आए, इन्होंने कहा हमारे को एक टिकट चाहिए। तो इस वास्ते हमने इनको प्रोत्साहन दिया, क्योंकि जो दूसरे खिलाड़ियों को, हरियाणा की जनसंख्या तो 2% है, लेकिन कॉमनवेल्थ होता है, 38 गोल्ड मेडल हिंदुस्तान को मिलते हैं, तो उसमें 22 हरियाणा के। ओलंपिक्स होता है, 6 मेडल मिलते हैं, तो उसमें 4 हरियाणा के। आप कोई देखो, जनसंख्या 2% है ना, तो दूसरे खिलाड़ियों को भी प्रेरणा स्रोत रहे कि भाई हाँ, हरियाणा जो है अपने खिलाड़ियों का ख्याल रखता है, जो देश में नाम कमाता है। युवाओं को मैसेज देने के लिए, पहलवानों को मैसेज देने के लिए, सभी हरियाणा वासियों को मैसेज देने के लिए फैसला अच्छा है। हाँ। दूसरा, हुड्डा जी, जिस तरीके से चुनावी मुकाबला आगे बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं, गृह मंत्री रैली कर रहे हैं, निशाने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। आपको चुनौती दी जा रही है, कामकाज को लेकर गिनाएं, कामकाज गिनाएं अपने, वो चुनौती दे रही हैं। आज जब उन्होंने लोहार में रैली की, तब उन्होंने कामकाज तो हरियाणा कोई गिना ही नहीं रहा। 10 साल में क्या किया, मैंने कहा भाई 1 इंच, उन्होंने बताया ना, 1 यूनिट बिजली पैदा करी नहीं, 1 मेट्रो को पोल लगाया नहीं, 1 इंच रेलवे लाइन लगाई नहीं, काम कोई बड़ी संस्था लेकर नहीं आए, कोई शिक्षण संस्थान नहीं लेके आए, कोई कार्य नहीं किया। वो गुटबाजी का हवाला दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, कुमारी शैलजा का जिक्र कर रहे हैं। कांग्रेस में तो गुटबाजी है नहीं, गुटबाजी तो उनमें है। आज कल ही देखा अनिल विज जी का क्या बयान था, मैं तो सबसे सीनियर आदमी हूँ, बहुत सारे बयान उनके पहले आए। इसी तरह गुटबाजी है। रामविलास शर्मा जी जो इतने वरिष्ठ नेता थे, बीजेपी की अध्यक्ष थे, उनकी टिकट काट दी। गुटबाजी तो वहाँ है, हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। कुमारी शैलजा का जिक्र किया जा रहा है बीजेपी की ओर से, और ये कहा जा रहा है कि उनको अपमानित किया गया। ये सर कोई किसने अपमानित किया, पार्टी ने नहीं किया। कोई एक व्यक्ति कोई कहता है, देखो अब तो मैनिपुलेशन भी हो सकती है, आजकल कोई बड़ी बात नहीं है, AI चली हुई है, लेकिन कोई भी, कुमारी शैलजा तो भाई हमारी वरिष्ठ नेता हैं, हमारी बहन है, उनके खिलाफ तो कोई सवाल ही पैदा नहीं। लेकिन कोई किसी के खिलाफ भी जाति सूचक बात कहता तो नाजायज है, उस ऐसे व्यक्ति तो कांग्रेस में स्थान है ही नहीं। एक बड़ी बात आपने कही थी, कल भी आपने बयान दिया था, और ये एक बड़ा मैसेज भी है हरियाणा के लिए, जो लोग ऐसे भ्रम फैलाते हैं। हाँ, भ्रम फैलाते हैं, क्योंकि विपक्षी पार्टियों का काम ही है धर्म में बांट दो, जात पात में बांट दो, जबकि कांग्रेस की तो सब जाति है, कांग्रेस तो जात पात में एक ही नहीं करती। और इसी वास्ते कांग्रेस का नारा है, न जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पर।
गृह मंत्री अमित शाह ने ये भी कहा है कि राहुल गांधी आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, ओबीसी रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। नहीं, गृह मंत्री राहुल गांधी जी कैसे खत्म करेंगे? वो तो चाहते हैं, वो तो संविधान जो इस वास्ते लड़ाई लड़ी है कि संविधान को नहीं बदलने देंगे। जब ये था बीजेपी के सांसदों का बयान आया कि हमारे को 400 सीट चाहिए क्योंकि हम संविधान बदलना चाहते हैं। अब हरियाणा से देखो आप, हरियाणा में जो कौशल रोजगार निगम चला रखा है, ठेके में नौकरी दे रहे हैं, उसमें कहाँ रिजर्वेशन है, कहाँ मेरिट है? कोई मेरिट नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं। जो 8 कितने साल से जो ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिली उसमें, वो कहाँ जाएंगे भाई? उनकी कौन क्षति पूरी करेगा? तो ये बड़े मुद्दे हैं और जिस तरीके से ये एक तरीका है ढूंढा इसमें जो रिजर्वेशन खत्म करने का। दूसरा, अग्निवीर योजना को लेकर भ्रम फैलाया गया है, कांग्रेस पर ये आरोप भी लगाए गए हैं। क्या भ्रम है? कि अग्निवीर योजना को लेकर उन्होंने आरक्षण दिया, उसमें व्यवस्था की है और युवाओं के लिए 26 में होगा ना, 26 में होगा। वो तो एक्स सर्विसमैन की ऑलरेडी है, कोई नई बात नहीं है, ऑलरेडी एक्स सर्विसमैन की है। लेकिन ये तो युवाओं के साथ एक बड़ा भारी धोखा है। 4 साल फौज में रहो, ना तो उसको पेंशन मिले, ना कोई और बेनिफिट मिले। रेगुलर भर्ती करनी चाहिए। हरियाणा को तो सबसे ज़्यादा नुकसान है इस बात का। जब हरियाणा से 2% पॉपुलेशन है हमारी, लेकिन हर 10वां जवान हरियाणा से है। हर साल कम से कम 5000 जवान भर्ती होते थे हमारे यहाँ। ये अग्निवीर आने से वो नंबर घट गया, 250-300 हो गया। तो ये क्या है? तमाशा ही है ना। तो इस बात का तो हमारी कांग्रेस का तो साफ है, राहुल जी भी कह चुके हैं और कांग्रेस का स्टैंड है कि भाई रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। रेगुलर भर्ती होनी चाहिए ताकि जो भी है अपने देश के लिए कुर्बानी देने की तैयार होता है, उसके बच्चों की शिक्षा है, उसका भविष्य है, आगे एश्योरेंस है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे चुनावी मुकाबला आगे बढ़ रहा है, इसमें सबसे बड़े सवाल ये उठ रहे हैं कि जो बगावत हुई थी बीजेपी के जब टिकट आए थे, क्या कांग्रेस ने भी उसी की पहल पर ये टिकट काफ़ी देर से रिलीज किए? क्या एक बड़ी वजह ये भी थी कि गुटबाजी ना हो कांग्रेस में, क्योंकि वो भाग गए थे? कोई गुटबाजी नहीं कांग्रेस में, कोई गुटबाजी नहीं। कांग्रेस में देरी इस वास्ते हुई कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा था, 2500 से ज़्यादा था। उनको स्क्रूटनाइज करने में, सर्वे कराने में टाइम लगता है भाई। एक मैसेज गया है कि एक खास तौर से आपका जिक्र होता है कि टिकट बंटवारे में आपकी चली है। नहीं, मैं कांग्रेस की चली, लोगों की चली, जो लोग चाहते थे। क्योंकि विनेबिलिटी और स्टेबिलिटी, जिताऊ और टिकाऊ, ये क्राइटेरिया बेसिक माना गया। एक बयान आया था सांसदों को टिकट नहीं, फिर कहा गया कि जो सांसद नहीं है वो भी दावेदार है सीएम के। ये भी बयान आया। तो कोई भी हो सकता है दावेदार, तो चाहे सांसद भी ना हो, चाहे विधायक भी ना हो, 6 महीने तक तो कोई भी बन सकता है, कोई भी दावेदार। ये फैसला तो विधायक करेंगे और जो जब चुने जाएंगे विधायक, ऑब्जर्वर आएंगे, वो उनके मत जानेंगे, उसके बाद हाईकमांड फैसला करेगा, जिसको भी करेगा सबको मान्य होगा। लेकिन भूपेश सिंह हुड्डा जी, जो इस चुनावी मुकाबले में एक बड़े चेहरे और ख़ास तौर से जिस तरीके से आप पर ही फोकस किया गया है, तो आप तो दावेदार बनकर उभर रहे हैं, आप ही कमान आपको मिलेगी, ये साफ दिखाई देता है। तो देखो कांग्रेस में कोई भी हो, दावेदारी इच्छा रखना, अगर इच्छा ही नहीं होगी तो राजनीति में कैसे आगे बढ़ोगे? आपकी इच्छा आपकी प्रमोशन में नहीं होगी ना। इसमें क्या बुराई है किसी की? जो भी राजनीति करता है उसकी इच्छा होनी चाहिए उसको। जो इस चुनावी मुकाबले पर क्या वो बड़े मुद्दे हैं जो इस चुनावी मुकाबले पर असर डालते हैं? बेरोजगारी है भाई, बेरोजगारी है। अब ये जो बताया कौशल रोजगार निगम जो चलाया है, ये ना तो रिजर्वेशन है ना कोई है, इनको भी एडजस्ट करना। और 2 लाख पक्की नौकरी जो है सरकारी खाली है, पहले तो उनको भरेंगे और प्रदेश में माहौल बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट आएगी ताकि रोज़गार के हमारे वो पैदा करें, अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करें ताकि रोज़गार मिल सके लोगों को। कांग्रेस के लिए इस बार ये चुनौती भी है क्योंकि आईएनएलडी बीएसपी का गठजोड़ है, जेजेपी और चंद्रशेखर की पार्टी का गठजोड़ है, आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, गठबंधन पर बात नहीं बनी। नहीं, गठबंधन की तो बात ही नहीं। प्रांतीय स्तर पर पहले भी गठबंधन नहीं हुआ, 19 में भी लड़ी थी आम आदमी पार्टी, तो बाई इलेक्शन में भी लड़ी थी, लेकिन वो अलग बात है। गठबंधन की राष्ट्रीय स्तर पर तो है, प्रांतीय स्तर पर कोई गठबंधन नहीं हुआ। और पार्टियों की बात कर रहे हो, लोकसभा का चुनाव देख लो आप, ये पार्टी लोकसभा के चुनाव में लड़ी थी ना, 1% वोट भी नहीं आई किसी की। हरियाणा का वोटर जागरूक है,
वो समझ चुका है कि मुकाबला सीधा कांग्रेस और बीजेपी में है, वोट काटरों को वोट देने वाले नहीं है। और इसलिए आपने आला कमान को आगे कर दिया था कि गठबंधन नहीं होना चाहिए। नहीं, मेरी बात नहीं, हमने तो प्रयास किया, बात हुई, हमारे जो इंचार्ज उन्होंने बात करी, नेगोशिएट की, हम तो तैयार थे। अब कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना जो भी मांग, एक सीट मांगी दे दी पार्टी ने, लेकिन जो जिसकी क्षमता है उससे आप ज़्यादा गठबंधन में नेगोशिएशन चलती है, नहीं बनी बात, बाकी किसी को एतराज़ नहीं था। अब केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया, आतिशी केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया, आतिशी मुख्यमंत्री बन रही हैं। तो ये सहानुभूति लेने के लिए, एक मैसेज देने के लिए इस्तीफा हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से थोड़ा दिया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से दिया हुआ। हाँ, दिल्ली के। तो ये हरियाणा पर एक मैसेज देने के लिए उन्होंने दिया है, ऐसा कहा जा रहा है। हरियाणा में क्या मैसेज है इसको भाई? पॉलिटिकली एक आप समझा नहीं, मतलब Politically- आप लोगों की कंसेप्शन है, आपकी परसेप्शन है, सहानुभूति बटोरना एक मंशा। मैं बता चुका, हरियाणा के लोग छत्तीसगढ़ी मन बना चुके हैं कि कांग्रेस की सरकार बनानी है, कांग्रेस की सरकार बनानी है। और इसीलिए इस पूरे चुनावी मुकाबले में कितने आप मान रहे हैं इतनी सीटें हमें हासिल होंगी? देखो, मैं नंबर कभी नहीं बताया करता, लेकिन ये कह सकता हूँ कि भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। चलिए हुड्डा जी, आपने वक्त दिया, इतने व्यस्त समय में आपने बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, शुभकामनाएं। और ये थे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और हरियाणा के इस चुनावी मुकाबले में जैसे जैसे चुनावी रन आगे बढ़ रहा है, तमाम उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। स्पष्ट के इस खास एपिसोड में आज बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी खास शख्सियत के साथ। आप बने रहिए टोटल न्यूज़ के साथ।